हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी फिजिक्स का सार है और आज का टॉपिक है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर। और ये अध्याय 4 है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्क के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वर्क यानी कार्य क्या है। तो देखिए, कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी पिंड पर बल लगाकर उसे उसके मूल स्थान से विस्थापित किया जाता है, यही कार्य है। और इस प्रकार कार्य के लिए दो आवश्यक तत्व हैं। पहला है पिंड पर आरोपित बाह्य बल और दूसरा है पिंड का विस्थापन। देखिए, किसी पिंड पर बल लगाने पर पिंड का विस्थापन बल की दिशा में और बल की दिशा में एक निश्चित कोण बनाते हुए भी हो सकता है। इसे विस्थापन के बल के दिशा के अनुदिश घटक cos थीटा से प्रदर्शित किया जाता है। यहां पर जो थीटा है बल और विस्थापन के दिशाओं के मध्य का कोण है। कार्य की गणना, कैलकुलेशन ऑफ वर्क। किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु पर आरोपित बल तथा बल के दिशा के किसी निश्चित कोण पर हुए विस्थापन के परिणामों का गुणनफल होता है। देखिए, यहां पे दिया गया है जो रिलेशन है, कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा से एक निश्चित कोण पर विस्थापन, W बराबर F गुणे डी cos थीटा। याद रखिएगा, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, इसे जे से प्रदर्शित किया जाता है। कार्य का एक अन्य मात्रक भी होता है न्यूटन मीटर। कार्य का, वर्क का एक अन्य मात्रक न्यूटन मीटर भी होता है। यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने पर बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन 1 मीटर हो तो किया गया कार्य 1 जूल होगा। सीजीएस प्रणाली में कार्य का मात्रक अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। याद रखिएगा। किए गए कार्य की प्रकृति। देखिए, जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है तो उस बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। ठीक है, पहला है धनात्मक कार्य, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, पॉजिटिव वर्क। यदि किसी पिंड पर आरोपित बल की दिशा तथा पिंड के विस्थापन की दिशा के मध्य न्यून कोण यानी 0 डिग्री से अधिक परंतु 90 डिग्री से कम हो तो किया गया कार्य धनात्मक कार्य कहलाता है। इसको याद रखिएगा, 0 डिग्री से अधिक परंतु 90 डिग्री से कम। ठीक है, तो वह कार्य क्या होगा? धनात्मक कार्य होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। देखिए, यहां पे आपको समझाया गया धनात्मक कार्य। यहां पे याद रखिएगा, cos 0 डिग्री बराबर 1 होता है, cos 30 डिग्री बराबर √3/2 होता है, cos 45 डिग्री बराबर 1/√2 होता है, cos 60 डिग्री बराबर 1/2 होता है। अर्थात F गुणे डी cos थीटा का धनात्मक मान होगा। देखिए, किसी वस्तु को ऊपर उठाना, मेज पर रखी पुस्तक को खिसकाना, कुली के द्वारा ट्रेन में सामान चढ़ाना आदि, ये सभी जो है धनात्मक कार्य के उदाहरण हैं, पॉजिटिव वर्क के एग्जाम्पल हैं। धनात्मक कार्य यह दर्शाता है कि पिंड पर आरोपित बल पिंड की गति का समर्थन करता है, अर्थात उसकी गति में सहायक है। कार्य का अधिकतम मान। यदि पिंड पर आरोपित बल तथा उसके विस्थापन की दिशाओं के मध्य 0 डिग्री का कोण हो तो किए गए कार्य का मान अधिकतम होगा। याद रखिएगा, यदि पिंड पर आरोपित बल और उसके विस्थापन की दिशाओं के मध्य 0 डिग्री का कोण हो तो किए गए कार्य का मान अधिकतम होगा। यहां पे आप इक्वेशन को देख सकते हैं, W बराबर F गुणे डी cos थीटा बराबर F गुणे डी cos 0। थीटा का मान 0 डिग्री, 0 डिग्री यानी 0 डिग्री का मान 1, F गुणे डी गुणे 1 बराबर जो होता है FD हो जाएगा। तो याद रखिएगा। दूसरा है ऋणात्मक कार्य, निगेटिव वर्क। देखिए, यदि किसी पिंड पर आरोपित बल तथा पिंड के विस्थापन की दिशा के मध्य का कोण 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक कार्य कहलाता है। याद रखिएगा, 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक कार्य कहलाता है। ऋणात्मक कार्य फिगर के माध्यम से चीजों को स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए, cos 120 डिग्री बराबर -1/2 होता है, cos 135 डिग्री बराबर -1/√2 होता है, cos 150 डिग्री बराबर -√3/2 होता है और cos 180 डिग्री बराबर -1 होता है।
इसलिए W बराबर एफ डी कॉस थीटा का मान ऋणात्मक होगा। ठीक है, देखिए जब किसी गेंद को ऊपर की ओर उछाला जाता है तो उस गेंद पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगता है। जब आप किसी गेंद को आकाश में उछालते हैं, ऊपर की ओर उछालते हैं, तो उस गेंद पर पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो नीचे की ओर लगता है, और जबकि गेंद का विस्थापन जो है ऊपर की ओर होता है, और इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में ऋणात्मक कार्य होता है। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए यहां पर गेंद है, ये गेंद है, आप उछालते हैं ऊपर की ओर। ठीक है, गेंद को ऊपर की ओर उछाले जाने पर और गेंद की जो गति की जो दिशा है आप देख सकते हैं, और ये नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा है, तो गेंद को ऊपर की ओर उछाले जाना, यहां पे थीटा, चूंकि देखिए थीटा बराबर 180 डिग्री, तो यहां पे क्या होगा, कार्य जो होगा ऋणात्मक होगा। समझ में आ गया। ऋणात्मक कार्य यह दर्शाता है कि पिंड पर आरोपित बल पिंड की गति का विरोध करता है, अर्थात उसकी गति में बाधक है। कार्य का न्यूनतम मान, यदि पिंड पर आरोपित बल तथा उसके विस्थापन की दिशाओं के मध्य 180 डिग्री का कोण हो तो किए गए कार्य का मान न्यूनतम होगा। W बराबर एफ गुणे डी कॉस थीटा बराबर क्या होगा, एफ डी कॉस थीटा का मान 180 डिग्री, और 180 डिग्री का मान -1 होता है, इसलिए यहां पे -FD हो जाएगा। देखिए इसके बाद है जीरो वर्क शून्य कार्य। शून्य कार्य की 3 स्थितियां संभव है। पहला है जब विस्थापन शून्य हो, दूसरा क्या है, पहला है जब विस्थापन शून्य हो, दूसरा है जब आरोपित बल शून्य हो, और तीसरा क्या है, तीसरा है बल एवं विस्थापन की दिशाएं परस्पर लंबवत हो। ठीक है, तो बारी बारी से इन तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। पहला है जब विस्थापन शून्य हो, यदि किसी पिंड पर बल आरोपित करने के बाद भी उसका विस्थापन न हो, यानी शून्य विस्थापन हो, तो किया गया कार्य शून्य होगा। दूसरा है जब आरोपित बल शून्य हो, तो यदि किसी वस्तु पर शून्य बल आरोपित हो रहा हो परंतु फिर भी उसका विस्थापन हो रहा हो, तभी भी किया गया कार्य शून्य होगा। तीसरा कंडीशन क्या है, बल एवं विस्थापन की दिशाएं परस्पर लंबवत हो, यानी यदि पिंड पर आरोपित किए गए बल की दिशा तथा पिंड के विस्थापन के दिशा के मध्य 90 डिग्री का कोण हो, तब किया गया कार्य शून्य होगा। यहां पे फिगर के माध्यम से चीजों को स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए ये हो गया थीटा का मान 90 डिग्री, W बराबर एफ डी कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान जो है 90 डिग्री है, और 90 डिग्री जो होता है वो होता है 0। डी कॉस थीटा, यहाँ पे जो कार्य है वो शून्य है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। समझ में आ गया। कार्य या ऊर्जा के वैकल्पिक मात्रक जूल में, तो 1 अर्ग बराबर 10 के पावर -7 जूल होता है। ध्यान रखिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर 1.6 गुणे 10 के पावर -19 जूल, 1 कैलोरी बराबर 4.184 जूल, 1 किलो कैलोरी बराबर 4184 जूल, 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल यानी 3.6 मेगा जूल, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल, और 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 के पावर 6 न्यूटन मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। इसके बाद है एनर्जी, ऊर्जा। किसी वस्तु, मशीन, मनुष्य अथवा किसी अन्य जीव के द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। देखिए किसी वस्तु, मशीन, मनुष्य या किसी अन्य जीव के द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है वो होता है एनर्जी। इसी को यानी कार्य करने की जो क्षमता होती है इसी को एनर्जी कहते हैं। और कार्य के समान ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। कार्य के समान ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा इन दोनों का मात्रक जूल है। ऊर्जा जो है, याद रखिएगा, ऊर्जा जो है एक अदिश राशि है, और ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है वो है क्या है, ऊर्जा का एसआई पद्धति में जो मात्रक है वो है जूल। एसआई मात्रक जूल है। टाइप्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के जो प्रकार हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ऊर्जा विभिन्न वस्तुओं में पाई जाती है, इसीलिए ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप हैं। यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा आदि।
ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों को समग्र रूप से दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में। ऊर्जा के जो इसे दो ऊर्जा को दो रूपों में विभाजित किया गया है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? तो किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा की माप कार्य के उस परिणाम से की जाती है जो उस वस्तु को विरामावस्था से वर्तमान अवस्था अर्थात गति अथवा वेग तक लाने में किया गया है। गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान और उसकी चाल अथवा वेग के वर्ग के गुणनफल के आधे के बराबर होती है। ठीक है, याद रखिएगा। यानी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा से युक्त वस्तुएं चलते वाहन की ऊर्जा, ठीक है, गतिशील हवा की ऊर्जा, दोलन करता हुआ दोलक, चाबी भरी घड़ी आदि, ये सभी गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। यदि पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा भी दोगुनी हो जाएगी। इस तरह के स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। यदि पिंड का द्रव्यमान दुगुना कर दी जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 1 गुनी, 2 गुनी, 4 गुनी, 8 गुनी। इस तरह से एग्जाम्पल में मतलब कि ऑप्शन में प्रश्नों को जो है इस तरह से पूछकर ऑप्शन दे दिया जाता है। तो आप याद रखिएगा, द्रव्यमान दुगुनी तो पिंड की गतिज ऊर्जा भी दोगुनी। यदि पिंड का द्रव्यमान घटाकर आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा भी आधी हो जाएगी। तो अगर द्रव्यमान दोगुना होता है तो गतिज ऊर्जा भी दोगुना होगा। अगर द्रव्यमान घटकर आधा हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा भी आधी हो जाएगी। यदि किसी गतिशील पिंड का वेग बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, किसी गतिशील पिंड का वेग बढ़ाकर 2 गुना कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? ये 4 गुनी हो जाएगी। और यदि पिंड का वेग घटाकर आधा कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 1/4 1/4 रह जाएगी, 1/4 रह जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन सभी छोटे छोटे पॉइंटों को ध्यान से आप जो है रिवीजन करते रहिए, नोट करते रहिए, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में क्या है? तो देखिए, किसी पिंड की विशिष्ट स्थिति अथवा विशिष्ट संरचना के कारण उस पिंड में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। किसी पिंड की विशिष्ट स्थिति अथवा विशिष्ट संरचना के कारण उस पिंड में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है और इसे टी अथवा यू से प्रदर्शित किया जाता है। स्थितिज ऊर्जा का मापन, माना m द्रव्यमान का एक पिंड जो है पृथ्वी तल से h ऊंचाई तक ले जाया जाता है। पिंड को ऊपर ले जाने की क्रिया में पिंड पर लगे गुरुत्व बल बराबर जो है यानी F बराबर mg के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है और यह कार्य ही पिंड में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से चीजों को आप समझ सकते हैं। m द्रव्यमान वाले पिंड को पृथ्वी तल से जो है इस सरफेस से जो है h ऊंचाई पर क्या किया जाता है? h ऊंचाई पर जो है ले जाने पर उसमें स्थितिज ऊर्जा का जो संचयन होता है तो इसका जो इक्वेशन बनेगा U बराबर mgh। पिंड की स्थितिज ऊर्जा U, पिंड की जो स्थितिज ऊर्जा है U बराबर पिंड के गुरुत्व बल यानी F बराबर mg के विरुद्ध h ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य यानी U बराबर पिंड का भार गुणे ऊंचाई या U बराबर mgh। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा से युक्त जो वस्तुएं हैं, किसी ऊंचाई पर टंकी में एकत्रित जल, पृथ्वी से ऊंचाई पर रखे पत्थर के टुकड़े जो है उनमें स्थितिज ऊर्जा, मनुष्य की जो धनुष है, मनुष्यों के द्वारा जो हथियार उपयोग किया जाता है धनुष की कमान खींचने पर उसमें संचित जो कह सकते हैं उसमें संचित, जब आप कमान को खींचते हैं तो उसमें जो ऊर्जा संचित होती है वो होती है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा के प्रमुख प्रकार जो है निम्नलिखित हैं: गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा आदि।
देखिए, स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा में क्या अंतर है, तो यहाँ पे आप ध्यान से चीजों को स्पष्ट सुनिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा एक दो बार, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में क्या अंतर है? पहला अंतर क्या है? स्थितिज ऊर्जा जो है क्रियाशील ऊर्जा नहीं है। स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा नहीं है, जबकि गतिज ऊर्जा एक क्रियाशील ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई में परिवर्तन होने पर क्या होता है? जो स्थितिज ऊर्जा है इसमें परिवर्तन होता है। तो ऊंचाई में परिवर्तन होने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, वेग में परिवर्तन होने पर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ठीक है। तीसरा जो अंतर है, ऊंचाई पर विरामावस्था में स्थित पिंड में केवल स्थितिज ऊर्जा संचित होती है, और इस तरफ ऊंचाई पर अवस्थित गतिशील पिंड में स्थित तथा गतिज दोनों ऊर्जाएं होती हैं। चौथा अंतर है, स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा एक संचित ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है। पांचवा जो अंतर है, स्थितिज ऊर्जा किसी मानक स्थिति के सापेक्ष होती है, और गतिज ऊर्जा जो है किसी स्थिति पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उस वस्तु को पृथ्वी तल से उच्चतम स्थिति तक ले जाने में किया जाता है। पृथ्वी तल पर उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को शून्य माना जाता है। पृथ्वी तल पर उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को क्या माना जाता है? शून्य। इसके बाद है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। देखिए, किसी वस्तु में उसकी आकृति अथवा विन्यास के कारण संचित ऊर्जा प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे स्प्रिंग को खींचने पर, घड़ी में चाबी भरने पर उसमें संचित ऊर्जा। इसके बाद है स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत आवेशित कण एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात विद्युत आवेशित निकायों में स्थित ऊर्जा होती है, जिसे स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यदि आवेश विपरीत प्रकार के हैं तो उनके मध्य आकर्षण बल होता है, और यदि आवेश समान प्रकार के हैं तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करने पर निकाय की स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है, पहला पॉइंट क्या है? ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। तो ऊर्जा का न तो उत्पत्ति होता है और न ही इसे क्षय किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, परंतु यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट की जा सकती है, कन्वर्ट होता रहता है। तो ऊर्जा का न तो उत्पन्न होता है, ऊर्जा न तो उत्पन्न होगा, न तो इसको उत्पन्न किया जा सकता है और न इसको क्षय किया जा सकता है, लेकिन ये एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है? रूपांतरित होता रहता है। अर्थात एक बंद व्यवस्था में संपूर्ण ऊर्जा का परिणाम कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। मान एम द्रव्यमान की एक वस्तु एच ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है। प्रारंभ में स्थित ऊर्जा का मान mgh तथा गतिज ऊर्जा का मान शून्य होगा, इसलिए एच ऊंचाई पर वस्तु की गतिज ऊर्जा शून्य होगी। वस्तु के नीचे गिरने पर स्थितिज ऊर्जा में कमी आएगी और गतिज ऊर्जा में क्या होगा? वृद्धि होगा। न्यूनतम बिंदु पृथ्वी सतह पर पहुंची वस्तु की गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी तथा स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी, और इस प्रकार स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर नियत यानी कांस्टेंट हो जाएगा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। ऊर्जा रूपांतरण या स्थानांतरण। देखिए, जब कोई कारक किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसमें संचित ऊर्जा अपने मूल रूप से किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा में क्या होता है? परिवर्तित हो जाती है, तथा जिस वस्तु पर कार्य किया गया है उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, और इसका अर्थ है कि कार्य करने में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ऊर्जा रूपांतरण के व्यवहारिक उपयोग। ठीक है, एक तरफ युक्ति और दूसरे तरफ ऊर्जा रूपांतरण दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यहां से सवाल पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि विद्युत मोटर का जो कार्य है
किस ऊर्जा को किस में ये रूपांतरण करता है? तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कार की बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, फेंके गए पत्थर की ऊर्जा जो है पेशीय ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में, वाष्प इंजन उष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, जलता हुआ कोयला ये रासायनिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में मतलब कि बदलता है, विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत अपघटन ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, बिजली का जो चूल्हा है ये विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को जो है ये प्रकाश एवं उष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, बिजली का पंखा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, पवन चक्की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत चुंबक विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, परमाणु बम रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में, माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में जो है रूपांतरण करता है, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मीय ऊर्जा में, ऊंचाई से गिरते पत्थर की ऊर्जा जो है ये स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, रेडियो एक्टिव तत्वों का विघटन जो है नाभिकीय ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा तथा ध्वनि ऊर्जा में ये कन्वर्ट करता है, बिजली की घंटी टेलीफोन ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एक दो बार इसे रिवीजन कर लीजिएगा, यहां से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। देखिए ऊर्जा के विभिन्न रूप, वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी। पहला है सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। सूर्य के द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। सोलर कुकर सोलर पैनल आदि सौर ऊर्जा का आधारित उपकरण है, सौर ऊर्जा पर ये आधारित उपकरण है। सौर ऊर्जा से ही ये क्या होते हैं, अपना फंक्शन पूर्ण करते हैं। नाभिकीय ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी, रेडियोधर्मी पदार्थों के नाभिकों के विखंडन अथवा संलयन से युक्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, जैसे यूरेनियम थोरियम से प्राप्त ऊर्जा आदि ये सभी नाभिकीय ऊर्जा के उदाहरण हैं। इसके बाद है यांत्रिक ऊर्जा, वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा को ही संयुक्त रूप से यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। चाबी भरी हुई घड़ी, फेंके गए पत्थर, खींचा हुआ तार आदि ये सभी यांत्रिक ऊर्जा के उदाहरण हैं। इसके बाद है ऑप्टिकल एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा, वह ऊर्जा जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं प्रकाश ऊर्जा कहलाती है, सूर्य एवं विद्युत बल्ब के द्वारा उत्पन्न प्रकाश। इसके बाद है रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी, किसी रासायनिक प्रक्रिया में मुक्त की गई ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं, जैसे कोयला पेट्रोलियम आदि में संचित ऊर्जा। इसके बाद है शक्ति, पावर। पावर किसे कहते हैं, तो किसी कारक मशीन व्यक्ति अथवा पशु आदि के कार्य करने की दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहा जाता है और इसे पी से प्रदर्शित किया जाता है। पी मतलब पावर का जो पहला वर्ड है पी, इसे कैपिटल पी से जो है प्रदर्शित किया जाता है। शक्ति को प्रति इकाई समय में उपभोग की गई अथवा स्थानांतरित की गई ऊर्जा की मात्रा के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। तो याद रखिएगा, किसी कारक यानी मशीन व्यक्ति अथवा पशु आदि के कार्य करने की दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहा जाता है। शक्ति को प्रति इकाई समय में उपभोग की गई अथवा स्थानांतरित की गई ऊर्जा की मात्रा के रूप में भी परिभाषित किया जाता है, जैसे में विद्युत बल्ब की शक्ति, विद्युत मोटर की शक्ति आदि। शक्ति का मापन, देखिए किसी व्यक्ति अथवा यंत्र के द्वारा किए गए कुल कार्य को उस कार्य में लगने वाले समय से विभाजित करने पर प्राप्त भागफल उस व्यक्ति अथवा यंत्र की शक्ति कहलाती है। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य अथवा ऊर्जा बटा समय। शक्ति बराबर कार्य बटा समय या ऊर्जा बटा समय, यानी P बराबर W बटा T। P शक्ति है, W किया गया कार्य अथवा स्थानांतरित ऊर्जा की मात्रा और T जो है समय है। कार्य यानी W बराबर बल गुणे विस्थापन, ठीक है, तथा वेग यानी V बराबर विस्थापन बटा समय। तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन तथा वेग बराबर यानी V बराबर विस्थापन बटा समय, शक्ति बराबर यानी P बराबर बल गुणे वेग, याद रखिएगा। देखिए शक्ति जो है एक अदिश राशि है।
शक्ति एक अदिश राशि है जिसका मात्रक जूल प्रति सेकेंड अथवा वाट होता है। शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वाट होता है। 1 वाट बराबर 1 जूल बटा सेकेंड। ऊर्जा तथा शक्ति में अंतर क्या है? ऊर्जा तथा शक्ति में अंतर ध्यान रखिएगा। ऊर्जा किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। शक्ति किसी वस्तु के कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ऊर्जा का मान समय पर जो है निर्भर नहीं करता है। शक्ति का जो मान है समय पर निर्भर करता है। ऊर्जा और शक्ति में जो तीसरा अंतर है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, शक्ति का एसआई मात्रक जूल प्रति सेकेंड होता है अथवा वाट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखिए शक्ति के विभिन्न जो मात्रक हैं। एक अश्व शक्ति बराबर, याद रखिएगा इसको जो है कई बार पूछा गया है। एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। 1 वाट बराबर 0.00134 अश्व शक्ति यानी 1/746 अश्व शक्ति। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड यानी 0.239 कैलोरी प्रति सेकेंड। 1 किलोवाट घंटा बराबर जो है 3.6 × 10 के पावर 6 जूल यानी 1.340 अश्व शक्ति। और 1 मेगावाट बराबर 10 लाख वाट यानी 10 के पावर 6 वाट यानी 1340.48 अश्व शक्ति। 1340.48 अश्व शक्ति। सामर्थ्य तथा वेग में जो संबंध है यहां पे आप देख सकते हैं। देखिए यदि किसी वस्तु या पिंड पर एक नियत बल लगाने पर वस्तु का बल के दिशा में विस्थापन हो तो कार्य बराबर यानी W बराबर कार्य बराबर F गुणे D तथा किसी कारक के द्वारा T सेकेंड में W कार्य होता है तो सामर्थ्य यानी P बराबर W बटा T। ठीक है, P बराबर F गुणे D बटा T। यदि V बराबर D बटा T तो क्या होगा? तब P बराबर F भी हो जाएगा। इस पर आधारित इस टॉपिक से आधारित जितने भी प्रश्न हैं इनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, किसी निकाय पर बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य जिस परिवर्तन के बराबर है वह है। किसी निकाय पर बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य जिस परिवर्तन के बराबर है वह है कुल ऊर्जा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है बताइए? कार्य का एसआई मात्रक जूल है। प्रश्न संख्या 3, किसी वस्तु के द्वारा किया गया कार्य हो सकता है। किसी वस्तु के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य ये तीनों हो सकता है यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। प्रश्न संख्या 4, 1 किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है? 1 किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है? तो ऊर्जा का। प्रश्न संख्या 5, कार्य तथा शक्ति में क्या संबंध होता है? कार्य तथा शक्ति में क्या संबंध होता है? तो कार्य बराबर शक्ति गुणे समय होता है, याद रखिएगा। 6 नंबर, एक अश्व शक्ति बराबर होता है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? तो एक अश्व शक्ति 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। प्रश्न संख्या 7, कार्य के अधिकतम मान के लिए थीटा बल तथा विस्थापन की दिशाओं के मध्य के कोण का मान कितना होगा? बताइए। कार्य के अधिकतम मान के लिए थीटा बल तथा विस्थापन के दिशाओं के मध्य के कोण का मान होगा कितना होगा? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा 0 डिग्री। कितना होगा? 0 डिग्री इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो चलिए सुमेलित करते हैं। एक तरफ युक्तियां और दूसरे तरफ मतलब ऊर्जा एनर्जी जो है ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है, ऊर्जा रूपांतरण दिया गया है। तो बताइए लाउड स्पीकर का जो स्थानांतरण है, बताइए ये किस ऊर्जा को किसमें ट्रांसफर करता है या स्थानांतरण करता है लाउड स्पीकर? तो देखिए इसका सही जवाब है ये विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में इसका रूपांतरण होता है। परमाणु बम का बताइए ये किसको किसमें कन्वर्ट करता है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा परमाणु बम ये जो है रासायनिक ऊर्जा से नाभिकीय ऊर्जा में। डायनेमो बताइए, डायनेमो ये यांत्रिक ऊर्जा, डायनेमो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। और ट्रांसमीटर
ट्रांसमीटर विद्युत ऊर्जा से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा में। तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 9 है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है। ऊर्जा संरक्षण का क्या आशय है? ऊर्जा संरक्षण का जो आशय है कि ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही उसका विनाश किया जा सकता है, सिर्फ इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक रूप से दूसरे रूप में ये चेंज होते रहता है। प्रश्न संख्या 10, चाबी भरी हुई घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी हुई घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, ईमानदारी पूर्वक कमेंट कीजिए। अगर जिन लोगों ने अच्छे से डिस्कशन को सुना है, देखा है, पढ़ा है, तो आप जो है बिना आंसर देखे, जैसे ही आप प्रश्न को पढ़ रहे हैं उसी वक्त आपके माइंड में अगर आंसर क्लिक हो जाता है तो आप ईमानदारी से लेक्चर को जो है सुन रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसी वक्त प्रश्न को पढ़ने के दौरान ही वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर जो है कमेंट में डाल के इसके बाद आप जो है आगे बढ़िए, कंटिन्यू कीजिए। तो चाबी भरी हुई घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? यांत्रिक ऊर्जा होती है। प्रश्न संख्या 11 है, पवन ऊर्जा में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? पवन ऊर्जा में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो गतिज ऊर्जा। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सत्य ऑप्शन है। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में गुरुत्वाकर्षण के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए, आप जो है कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, या तो चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां भी इसके रिगार्डिंग में जो है अपडेट कर दिया गया है, तो आप वहां से भी जो है पीडीएफ प्राप्त करने का जो अपडेट है प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही।